हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का ये लेक्चर 2 रहेगा। पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, अगर वो नहीं देखा है तो अब तक जाकर देख सकते हैं। इसमें हम जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं मेथड ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश सीखने की जो विधियाँ हो सकती हैं उनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इसमें देखिए हम ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसके अलावा बाइलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट या नेचुरल मेथड, इन मेथड्स को हम कवर करेंगे, जो कि अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है या हो सकता है कि ये बड़े नंबर का क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या है। तो पहली बात ये है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है ये एक ट्रेडिशनल यानी प्राचीन विधि है, थ्रू विच यानी जिसके माध्यम से लैंग्वेज को सीखा जाता है इसकी डिटेल स्टडी के साथ। यानी अगर हम किसी भाषा को गहनता से सीखना चाहते हैं या डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे जिसका नाम है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। यानी ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए हम ट्रांसलेशन करेंगे, इससे हम भाषा का ज्ञान सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा में ग्रामर का यूज करते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। जैसे मैं हिंदी में आपको हिंदी के माध्यम से, हिंदी मेरी मातृभाषा या मदर टंग है, मैं इसको अपने ग्रामेटिकल तरीके से कन्वर्ट करके आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ग्रामर के रूल्स को अपनी मातृभाषा या मदर टंग पर अप्लाई करके हम इस भाषा को ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ये एक क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड है, यानी एक प्राचीन विधि है इंग्लिश को सीखने में। अब देखिए इंग्लिश को हमेशा सेकंड लैंग्वेज क्यों माना गया है, या जो हम अपनी मातृभाषा के अलावा जो कोई दूसरी भाषा सीखते हैं उसको हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट लैंग्वेज क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल वर निगलेक्टेड इन दिस मेथड। यानी कि सुनना और बोलना इस विधि में निगलेक्ट किया जाता है, इस विधि में नज़रअंदाज किया जाता है सुनने को और बोलने को। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस विधि के अंदर हम रीडिंग और राइटिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग ऑक्यूपाइड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड। इसके अलावा अब हम समझेंगे कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को हम दूसरी भाषा के रूप में क्यों पढ़ते हैं या सीखते हैं। अब फर्स्ट लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट अ पर्सन लर्न्स फ्रॉम बर्थ। फर्स्ट भाषा या प्रथम भाषा वो भाषा होती है जो हम जन्म से सीखते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ अ चाइल्डहुड एंड टेकन फ्रॉम सोशल, पर्सनल, कल्चरल एक्टिविटीज एंड एटमोसफियर। क्योंकि जो पहली भाषा है ना, जिसे हमने मदर टंग या मातृभाषा बोला, उसको हम अपने वातावरण से, दूसरे लोगों से, समाज से, वातावरण से और अपने बचपन से ही सीखते हैं। इसलिए पहली लैंग्वेज जो है वो हमारी मदर टंग कहलाती है। जबकि जो सेकंड लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश है, ये हम प्रैक्टिकली रीजंस के लिए सीखते हैं, ये हम एजुकेशन के पर्पज से सीखते हैं। अ सेकंड लैंग्वेज इज लर्नड फॉर प्रैक्टिकल रीजंस लाइक टॉकिंग विद समवन मैनरफुली। किसी के साथ अगर हम लहजे में बात करना चाहते हैं तो वहाँ हम अपनी मदर टंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी प्रैक्टिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जो कि इंग्लिश है। किसी चीज़ को कुछ दिखाने के लिए, किसी टाइप के एजुकेशनल फंक्शन में, कोई शैक्षणिक कार्यक्रम है उनमें हमें पार्टिसिपेट करना है, या मान लो हमें अपनी स्पीच देनी है या प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए हम सेकंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश सीखने की दूसरी जो महत्वपूर्ण विधि है जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि व्हाट इज बाइलिंगुअल मेथड। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ये इंग्लिश को पढ़ाने या सीखने के लिए बहुत ही कॉमन विधि है। द टेक्स्ट इज रीड एंड ट्रांसलेटेड टू द मदर टंग ऑफ चाइल्ड। यानी बच्चे की मातृभाषा के रूप में हम जो टेक्स्ट होते हैं या जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसलेट करते हैं। इसमें जनरली जो होता है दो तरीके के मेथड का यूज़ किया जाता है, एक डायरेक्ट मेथड और एक मैंने आपको जो समझाई कम ट्रांसलेशन मेथड। दोनों का ही उपयोग किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि टू लैंग्वेज आर यूज्ड इन दिस मेथड। इस विधि में दो प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया जाता है। ये एक बीच का माध्यम होती है, मिड वे होती है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच में। इस मेथड में टीचर डजंट यूज मदर टंग कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पर टीचर जो मातृभाषा है उसका प्रयोग रेगुलर नहीं करते या बार बार नहीं करते, लेकिन इसका यूज़ वो करते हैं कठिन वर्डों को बच्चों को समझाने में। कठिन वर्डों के जो अर्थ हैं, मीनिंग है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए मातृभाषा के जो शब्द हैं उनका माध्यम बनाया जाता है। यानी ये मेथड ऐसी मेथड है जिसमें टीचर्स यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड स्टूडेंट नेटिव लैंग्वेज टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन। यानी बाइलिंगुअल मेथड का मतलब होता है जिसमें कि दो मेथड का कॉम्बिनेशन हो, एक डायरेक्ट मेथड, एक ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। यहाँ पर
टीचर जो होगा स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को समझाने में एक तो इंग्लिश का यूज़ तो करिएगा ही सही, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड को समझाने के लिए वहाँ उनकी वो नेटिव लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा या मदर टंग का इस्तेमाल भी करेगा। यह है बाइलिंगुअल मेथड। तीसरी मेथड है डायरेक्ट मेथड। इसे कभी कभी नेचुरल मेथड भी कहा जाता है। ऑफनली यूज्ड इन टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। इस विधि का उपयोग जनरली विदेशी भाषाओं को सिखाने के लिए किया जाता है। इट डोंट अलाउ लर्नर्स टू यूज़ देयर नेटिव लैंग्वेज, अलाउ टू यूज़ टारगेट लैंग्वेज ओनली। ये जो है सीखने वाले या फिर शिक्षक को अलाउ नहीं करती कि वो क्षेत्रीय भाषा का या मदर टंग का इस्तेमाल करें। ये केवल कहती हैं कि आप जो है जिस भाषा को सिखा रहे हो, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश, केवल उसी के इंस्ट्रक्शन, उसी के रूल, उसी के कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को समझाएं। ये है डायरेक्ट मेथड। इसका नाम डायरेक्ट मेथड इसलिए है क्योंकि ये इसमें मीनिंग शुड बी कनेक्टेड डायरेक्टली विद द टारगेट लैंग्वेज विदाउट ट्रांसलेशन इनटू द नेटिव लैंग्वेज। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे बाइलिंगुअल मेथड में हम कुछ वर्डों को ट्रांसलेट करके मातृभाषा में बच्चों को समझा रहे थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको इंग्लिश में ही समझाना होगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि ऑडियो लिंगुअल मेथड को समझाइए, तो आप इसमें हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इंग्लिश के ही पैरामीटर का इस्तेमाल करके इसको समझाएंगे। इस विधि के कुछ और नाम हैं, जैसे कि इस विधि को हम फोनेटिक मेथड, एंटी ग्रामेटिकल मेथड, नेचुरल और रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं। इस विधि के कुछ सिद्धांत हैं कि ये विधि काम कैसे करती है, इससे आपको और क्लियर होगा। ऑल द इंस्ट्रक्शन आर टू बी गिवन ओनली इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज वो जो भाषा हम सीख रहे हैं, जैसे हम बात इंग्लिश की कर रहे हैं तो टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश होगी। जो भी निर्देश शिक्षक देगा वो टारगेट लैंग्वेज में ही देगा। ग्रामर इज टू बी टॉट इंडक्टिवली। विधि में बोलने और सुनने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस विधि में टीचर जो है टीचिंग करता है टारगेट लैंग्वेज से, मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। एवरीडे वोकेबलरी एंड सेंटेंस आर गिवन इम्पोर्टेंस वाइल टीचिंग। यहाँ पर वोकेबलरी और सेंटेंस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है। टीचर और स्टूडेंट्स ओरली यानी मौखिक भाषा से कम्युनिकेट करते हैं क्वेश्चन और आंसर करने में। नेक्स्ट आती है ऑडियो लिंगुअल मेथड। जानते हैं ये क्या होती है। लैंग्वेज टीचिंग बिगन्स विद द स्पोकन लैंग्वेज। ऑडियो लिंगुअल मेथड में लैंग्वेज सीखने की जो शुरुआत है वो स्पोकन लैंग्वेज के साथ होती है। द टारगेट लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम। यानी जिस भाषा को सीखना होता है वही टारगेट करते हैं। यानी अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारी जो टारगेट लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही होगी। इस मेथड को आर्मी मेथड, ओरल मेथड भी कहते हैं। इस विधि के कुछ स्टेप्स होते हैं कि ये विधि कैसे सीखी या पढ़ाई जाती है। इसमें जो डायलॉग होते हैं यानी जो वार्तालाप होता है उसको ध्यान रखा जाता है। रेपिटिशन ड्रिल, यहाँ किसी भी चीज़ को रिपीट कर करके सीखा जाता है। किसी भी चीज़ को श्रृंखला के रूप में, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन के रूप में सीखा जाता है। क्वेश्चन आंसर ड्रिल, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल यानी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सीधे उसी भाषा पर फोकस किया जाता है जिस भाषा को सीखना होता है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए कि आपके एग्जाम पेपर में द डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड और बाइलिंगुअल मेथड में से हो सकता है 2 या हो सकता है कि 3 मेथड आए, या तो एक साथ पूछी जा सकती हैं या शॉर्ट और मिड या लॉन्ग क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती हैं। अब क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स ऑफ एवेल्यूशन बताना है। एवेल्यूशन के अलग अलग टूल्स के प्रकार बताने हैं। तो ये 2 प्रकार के एवेल्यूशन मुख्य रूप से होते हैं, जिसमें एक होते हैं क्वांटिटेटिव यानी संख्यात्मक, दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, जिनके बारे में जो हमें गुणों के बारे में बताते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण हैं। जैसे क्वांटिटेटिव जो होते हैं इसमें हम ओरल टेस्ट के माध्यम से, बच्चों से प्रश्न उत्तर के माध्यम से क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। रिटन और प्रैक्टिकल बेस्ड, ये सब क्या है, हमारी क्वांटिटी को दिखाते हैं या दर्शाते हैं। इनमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने आंसर आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं, ये सब जो है क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड थिंग होती है क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन। इसमें ऑब्जर्वेशन जो आपकी क्वालिटी को बताते हैं, चेकलिस्ट, रिकॉर्ड्स, इंटरव्यूज़, रिजल्ट्स, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन। देखिए अब एक कुछ वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के ग्राफिकल एस्पेक्ट से इनमें से कौन रिलेटेड है। तो लेखन यानी राइटिंग जो है वो ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ प्रोसेस एक्विजिशन इज, यानी अधिगम जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो अनकॉन्शियस का मतलब होता है असचेत। जब भी हम अपने आसपास से, अपने समाज, सोसाइटी, दोस्तों से कुछ सीखते हैं तो वो नॉर्मली सीखते हैं, अलर्ट होकर या कॉन्शियस होकर के नहीं सीखते हैं। तो एक्विजिशन अनकॉन्शियस है
और अगर पूछे कि लर्निंग कैसी है, तो लर्निंग जो है वो कॉन्शियस प्रोसेस है। स्टडी ऑफ सेल्फ एविडेंट ट्रुथ इज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेसन प्लानिंग में जो लास्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी प्रस्तावना वाले भाग में योजना विधि के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है वो कैसा होना चाहिए, तो वो इंटरेस्टिंग यानी रोचक होना चाहिए। वो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज सिस्टमैटिकली इज कॉल्ड लैंग्वेज। जब कोई बच्चा किसी भाषा को सिस्टमैटिकली यानी क्रमबद्धता के साथ सीखता है तो वो उसकी सेकंड लैंग्वेज कहलाती है, जैसे कि इंग्लिश। लेकिन हम घर परिवार में एटमॉस्फेयर से जो भाषा अडोप्ट करते हैं वो हमारी मदर टंग या फिर फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है। पेडागोगिक एनालिसिस इज रिलेटेड विथ। जो पेडागोगिक एनालिसिस है यानी जो नैदानात्मक एनालिसिस है वो किससे संबंधित है? तो ये लर्निंग आउटकम से संबंधित है। पेयर वर्क इन क्लासरूम सोर्स यानी जो समूह कार्य होता है हमारी कक्षा में वो क्या दिखाता है? वो आपस में इंटरेक्शन यानी आंतरिक संबंधों को दिखाता है दो बच्चों के बीच में। बोला गया है कि लेसन प्लानिंग के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड है वो किस प्रकार की अप्रोच है, तो ये कि याद कर लेना ये हर्वर्टियन अप्रोच के अंतर्गत आती है। रीडिंग स्केल इज अ टेक्निक ऑफ एवेल्यूएशन। आकलन के लिए एक तकनीक है रेटिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिलेबल। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था कि सिलेबल क्या है, तो समझते हैं। अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। सिलेबल किसी शब्द का हिस्सा है या भाग है जो कि शामिल करता है एक सिंगल वोवेल साउंड को। तो किसी एक सिंगल या एकल स्वर के साउंड या ध्वनि को समाये रखता है और ये किसी शब्द का एक हिस्सा होता है। दैट प्रोनाउंस्ड एज अ सिंगल यूनिट, और ये किसी सिंगल यूनिट की तरह, एकल यूनिट की तरह प्रोनाउंस्ड या उच्चारित होता है। इसको एग्जाम्पल की सहायता से बेहतर समझते हैं। जैसे कि बुक, एक उदाहरण लेते हैं। बुक हैज़ सिंगल सिलेबल। बुक को मैंने एक ही सिलेबल या एक ही हिस्से के रूप में लिखा है, इसके मैं और टुकड़े नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं रीडिंग को लिखूं तो रीडिंग के दो हिस्से हो सकते हैं, रीड और आईएनजी। इसके अलावा चिल्ड्रन में चाइल्ड और रैन, ब्लैंकेट में ब्लैन एंड कैट। जरूरी नहीं है कि ये दो ही हिस्से इनके कोई अर्थ या मीनिंग निकले ही। अगर इनके अर्थ नहीं भी निकलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो सिलेबल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट मैप क्या है। व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैप? तो कॉन्सेप्ट मैप इज अ वे टू विजुअली डिस्प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आइडियाज एंड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कॉन्सेप्ट में मैप जो है एक तरीका है या एक वे है यह दिखाने का रिलेशन अलग अलग कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ और जानकारियों के बीच में, यानी बहुत सारी जानकारी या आइडिया या आपके थॉट्स इनके बीच में रिलेशन या संबंध बताने का एक तरीका क्या है? कॉन्सेप्ट मैप है। कॉन्सेप्ट मैप आर हेरेरिकल, यानी इसमें एक क्रमबद्धता, एक ऑर्डर पाया जाता है। उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि एक पेड़ है, ट्री, ये हो गया मेन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। इसके साथ में किस किस का रिलेशनशिप होगा? ट्री का रिलेशन ऑक्सीजन से है, यानी ट्री हमें ऑक्सीजन देता है, सीड यानी छाया देता है, और पेपर भी उपलब्ध कराता है। अब इन तीनों का संबंध भी किसी ना किसी से होगा। ऑक्सीजन जो है इंसानों या फिर जानवरों या जंतुओं के लिए, एनिमल्स के लिए या लिविंग थिंग्स के लिए मीडियम टू लिव यानी जीने का एक माध्यम है। इसी तरीके से सैड हमें क्या देता है? रिलैक्स देता है। पेपर जो है वो उनका रिलेशन किसी और दो चीज़ों के साथ में है। जैसे पेपर हमें नोट बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, साथ ही बुक तैयार करने के, तो इनके बीच में एक हायरार्की है, आप देख सकते हैं। तो यही हायरार्की जो है वो क्वेश्चन में पूछा गया है और इसी को हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लोअर ऑर्डर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आने की पूरी संभावना है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आवश्यकता होती है छोटे विचारों की या संक्षिप्त विचारों की, एंड बेसिक अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन ऑलरेडी लर्न्ड सब्जेक्ट। अच्छा, ये होते क्या है? तो जब पूर्व में या पहले आप किन्हीं चीज़ों को सीख जाते हैं और जब आप उनको रिकॉल करना चाहते हैं तो आप छोटे से एक मुद्दे को ढूंढते हैं या पॉइंट को ढूंढते हैं ताकि आपको वो टॉपिक या वो स्टडी मटेरियल याद आ जाए। तो वही क्या है? ब्रीफ थॉट का नाम दे दिया गया है उसको, और यही कहलाते हैं लोअर ऑर्डर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट को इंकरेज करते हैं रिकॉल करने यानी याद करने में, दोहराने में पुरानी इन्फॉर्मेशन को। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि CCE क्या है
आप सेमेस्टर में भी सीसी देते होंगे, लेकिन कभी आपने इसके बारे में जाना नहीं होगा। सीसी का जो फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन होता है। इसके बारे में समझते हैं। तो सीसी क्या है? सीसी एक सिस्टम होता है स्टूडेंट के डेवलपमेंट का। स्टूडेंट के जितने भी पहलू हैं, यानी समेकित शिक्षा, ओवरऑल एजुकेशन को तैयार करने के लिए, डेवलप करने के लिए सीसीई एक प्रक्रिया होती है। मोटे मोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं। अब सीसी यानी एवेल्यूएशन के कितने प्रकार होते हैं, यहाँ से हम सभी प्रकार की एवेल्यूएशन कवर करेंगे। तो एवेल्यूएशन का जो पहला प्रकार है वो है प्लेसमेंट एवेल्यूएशन, यानी सीखने वाले जो बच्चे हैं उनके एंट्री बिहेवियर को बताता है। प्लेसमेंट एवेल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कॉलेज स्कूल में दाखिला लेते हैं तब आपसे एक टेस्ट कराया जाता है, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट एवेल्यूएशन, कि आपका दाखिला उस कॉलेज या स्कूल में होगा, ये आपके प्लेसमेंट एवेल्यूएशन पे पता चलेगा, जहाँ से आपसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक प्रकार का एंट्री बिहेवियर आपका देखा जाता है। नेक्स्ट एवेल्यूशन का प्रकार है फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, यानी कि रचनात्मक या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन। अपनी हिंदी के पेपर में ये पढ़ा होगा, इंग्लिश के शब्दों में आप इसको लिख लेना, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसी को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, फॉर्मेटिव फीडबैक और असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। यानी अधिगम के लिए सीखना एक शब्द है, वो इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान या आपके एक साल का जो आपका शिक्षण पीरियड रहता है उसके बीच में, उसके शुरुआत में आप ये जज किया जाता है कि कौन कौन सी टीचिंग मेथड्स बच्चों के लिए अच्छी होंगी, बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों को कितना सीखना बाकी है, ये सब फॉर्मेटिव एवेल्यूशन के अंदर देखा जाता है। आप अपने शब्दों में इसको लिख लेना। तीसरा होता है समेटिव एवेल्यूशन, हिंदी में इसको हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। पढ़ा भी होगा आपने, कल के पेपर में आया भी था हिंदी भाषा में कि योगात्मक मूल्यांकन क्या है। तो योगात्मक मूल्यांकन जो है एंड ऑफ द ईयर, यानी कि शिक्षण सत्र के अंत में पूछा जाता है, जो कि एक वार्षिक परीक्षा हो सकती है, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो सकते हैं, या डीएलएड के आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो भी समेटिव एवेल्यूशन के ही प्रकार हैं। तो ये एग्ज़ाम के लास्ट में पूछे जाने वाला एवेल्यूशन है समेटिव एवेल्यूशन, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। चौथा हमने देखा था डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन, यानी निदानात्मक या नैदानिक मूल्यांकन। ठीक है, इसमें निदान निकाला जाता है, यानी समस्या का समाधान निकाला जाता है। कौन सी समस्या? इसका मतलब होता है डायग्नोज करना या डिस्कवर करना स्टूडेंट की परेशानियों को वाइल लर्निंग, यानी अध्ययन के दौरान जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो समस्याएं उन्हें पढ़ाने में, पढ़ने में, सीखने में आ रही है, उसको डिस्कवर करना और उसके लिए नई शिक्षण रणनीतियाँ तैयार करना, जिसका मतलब होता है निदान करना या डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्यारा और महत्वपूर्ण है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग क्या होती है। शिक्षण की जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है ये क्या होती है? तो ये जो है एक एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है सीखने की। इस अप्रोच में स्टूडेंट बिल्डअप करते हैं, यानी बढ़ाते हैं उनके नॉलेज को समझ के साथ, यानी जब समझ के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाया जाए तो वह है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग। और ये जो नॉलेज वो सीख लेते हैं उसको अप्लाई करते हैं वो नए या आने वाले कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझने के लिए। अब इस विधि में टीचर क्या है प्रस्तुत करते हैं स्टूडेंट के सामने, उनको नए नए लेसन्स के लिए नए नए साधन, जैसे ऑडियो विजुअल टेक्निक, यानी बच्चों को सिखाने के लिए वो क्या सर्व करते हैं, ऑडियो विजुअल टेक्निक्स। ऑडियो विजुअल टेक्निक्स यानी दृश्य और श्रव्य सामग्रियाँ, ऐसी सामग्रियाँ जिनके माध्यम से आप देख करके और सुन करके सीख सकते हो, या फिर ALM यानी एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी, कुछ नई नई विधियाँ जो आपके सीखने सिखाने में मदद करती हैं। इस विधि का मेन फंडा यही है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग की, कि यहाँ पर अपने पुराने ज्ञान को, प्रीवियस नॉलेज को नई चीज़ों को सीखने पर लगाया जाता है। पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके नई चीज़ें यहाँ पर सीखी जाती हैं। इस विधि का मेन उद्देश्य यही है। अब क्वेश्चन आता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या है, जो हम अभी समझ रहे थे। इसके अंतर्गत आपके ऑडियो विजुअल मटेरियल सब आ जाएंगे। या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है नो कॉस्ट लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है। तो हर वो मटेरियल जो कि टीचर्स यूज करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, कोई भी मटेरियल हो, वो कहलाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दीज मटेरियल्स मेक स्टडी मोर इंटरेस्टिंग। ये मटेरियल्स जो होते हैं ना, वो शिक्षण को थोड़ा रोचक बना देते हैं। इनमें कार्ड्स, छोटे या बड़े कार्टून्स, स्टिक्स, न्यू पेपर कटिंग, मैगजीन्स आदि शामिल हो सकते हैं। ये जो हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के उदाहरण हैं। अब इनको नो कॉस्ट और लो कॉस्ट क्यों कहते हैं? नो कॉस्ट यानी
बिल्कुल भी लागत नहीं, या लो कॉस्ट या कम से कम लागत में, क्योंकि यहाँ पर चीपेस्ट और बेस्ट यानी जो बेस्ट थिंग्स होती हैं ना, यानी ऐसी चीज़ें जिसका यूज़ हम लेते नहीं हैं या जो हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उन्हीं चीज़ों का, सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल करके ये बनाए जाते हैं। इसलिए इन्हें हम लो कॉस्ट या नो कॉस्ट मटेरियल भी कहते हैं। जैसे घर में डले हुए न्यूज़पेपर से, लकड़ी के गत्तों से, आपने कुछ कार्टून से कुछ टीचिंग मटेरियल तैयार कर लिया, उसमें हमने अल्फ़ाबेट्स लिख दिए या कुछ इडियम्स, आर्टिकल्स लिख दिए और उससे हम बच्चों को सिखाएं, तो ये कहलाएंगे नो कॉस्ट लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल। अब ऑडियो विजुअल एड्स या फिर ऑडियो विजुअल मटेरियल क्या होते हैं? एक ही बात है, या तो मटेरियल ले लो या फिर एड ले लो। तो ऑडियो एड्स भी होते हैं जो हमें स्टूडेंट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं शुद्धता से सुनने के लिए, यानी सुनकर के अगर किन्हीं भी चीज़ों का उपयोग हम सीखने के लिए करते हैं तो वो है ऑडियो मटेरियल या फिर एड्स। जैसे ग्रामोफोन, हेडफोन, आप लोग हेडफोन लगाते हैं कान में हेडफोन लगाकर शिक्षण की वीडियोस देखते हैं, टेप रिकॉर्डर्स, लिंगुआ फोन, रेडियो, ये सब हैं ऑडियो एड्स या फिर ऑडियो मटेरियल। इसके अलावा विजुअल एड वो हैं जो हमारी मदद करते हैं आँखों से देखकर सीखने में, यानी जिन्हें देख करके हम सीखते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गया, कुछ पिक्चर्स या तस्वीरें, ब्लैक वाइट बोर्ड है, फ्लैश कार्ड्स जो मैंने आपको बताए थे, चार्ट हो गए, मॉडल हो गए, नक्शे हो गए, ये सब क्या है? विजुअल एड्स। और अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ऑडियो विजुअल ऐड बन जाएंगे, जहां हम सुनकर और देखकर दोनों तरीके से सीखेंगे। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं शिक्षण को। जैसे सीडी हो गई, डीवीडी, टीवी, कंप्यूटर, ये सब क्या है? बोलते भी हैं, इनसे हमें देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है। तो अब हम बात कर, कल हमने इंटेंसिव रीडिंग पढ़ा, अब हम एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ते हैं। जब हम किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन ओवरऑल नॉलेज लेने के लिए करते हैं, डिटेल में पढ़ने के लिए, तो वो इंटेंसिव रीडिंग। लेकिन हम केवल आइडिया के लिए या उसका उद्देश्य कंक्लूजन पता करने के लिए पढ़ते हैं, तो वो है एक्सटेंसिव रीडिंग। यहाँ पर टीचर शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से सीखने वाले बच्चों को या लर्नर्स को एक्सटेंसिव रीडिंग के माध्यम से मोरल ऑफ द स्टोरी बताता है। उस स्टोरी का सारांश क्या है, इसको पता करना ही एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है, जहाँ पर हम टेक्स्ट के माध्यम से एंजॉयमेंट करते हुए उस विषय का ऊपर अध्ययन करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है। इंग्लिश को बोलते समय जो हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसकी कुछ आदतें होती हैं, तो वो आदतें कैसे पड़ जाती हैं उसके कारण पूछा गया है। एक तो हमारी ग्रामर खराब होती है, यूजिंग वीक रेफरेंसेस, और हम गलत रेफरेंसेस, कमज़ोर रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। हमने जो सीखा होता है वो सीखा ही गलत तरीके से होता है। यूजिंग कस या स्वेयर वर्ड्स, कुछ डिफ़िकल्ट या कठिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, या तो हम जल्दी जल्दी बोलते हैं या बहुत स्लो बोलते हैं, इसलिए हमारे बोलने की जो हैबिट है वो गलत तरीके से सेट हो जाती है। स्पीक रिलैक्स्ड विथ एरर्स, हम क्या है, गलतियों के साथ में आश्वस्त हो जाते हैं। अगर हमने कुछ गलत भी बोल दिया ना, तो हम उसको छुपाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसको टारगेट नहीं करते। इंटरप्टिंग समवन्स सेंटेंस, या कोई बोल रहा है या हम बोल रहे हैं, हमारे बोलते समय कोई बीच में इंटरप्ट कर दे, या किसी के बोलते समय हम बीच में बोल दें, तो इससे भी स्पीच जो है वो इंटरप्ट होती है। तो पूछा गया है व्हाट आर सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स वो होते हैं जो कि मीनिंग में, अर्थ में एक दूसरे के क्लोज हों, ऐसे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, वो सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब पूछा गया है कि बुक, चेयर, टेबल, इनमें से किस प्रकार के नाउन हैं? तो यह है कॉमन नाउन। नाउन के लिए एक वीडियो अलग से शायद मैं डाल दूंगा। प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर में मैंने आपको वोवेल्स और कॉन्सोनेंट और उनकी साउंड के बारे में बताया था। वही क्वेश्चन है कि 26 लेटर तो होते हैं इंग्लिश में, लेकिन इनमें कितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं? तो टोटल 44 साउंड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। 24, अब मुझे आप बताइए 24 किस्में होते हैं और 20 किस्में होते हैं। वोवेल्स में कितने और कॉन्सोनेंट में कितने साउंड प्रोड्यूस होते हैं? इसके अलावा टोटल 5 वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में। होमोफोन्स क्या कहलाते हैं? जिनके साउंड सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होते हैं। साउंड सेम होते हैं, जैसे सेल का मतलब कोशिका और सेल का मतलब होता है बेचना। फेयर मतलब गोरा, फेयर मतलब किराया। डियर मतलब प्रिय, डियर मतलब हिरण, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेजल कॉन्सोनेंट आर, नाक से बोले जाने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं जिनको बोलते समय हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है? एम और एन। क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द मेजर्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग।
हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं वो बताइए। पहली चीज़ है कि छोटी से स्तर में, प्राथमिक स्तर से आप बच्चों को 4 लाइन नोटबुक उपलब्ध कराएं, डायरेक्ट उनको नोटबुक में ना लिखवाएं। नेक्स्ट है सिटिंग इन अ प्रॉपर पोस्चर, जो बैठने का हमारा तरीका हो जब हम लिख रहे हों वो एकदम सटीक होना चाहिए, कमर थोड़ी सी सीधी हो, स्ट्रेटली हम बैठें। हैविंग द प्रॉपर पोजीशन ऑफ डेस्क, डेस्क जिस डेस्क पर हम बैठे हैं वो सिस्टमेटिक या सही तरीके से लगी हो। यूजिंग कैलीग्राफी नोटबुक, लिखते समय कैलीग्राफी का ध्यान दें, अपनी गलतियों को देखते रहें, एरर्स कम करें लिखते समय। होल्डिंग द पेन प्रॉपरली, पेन को सही तरीके से पकड़ें। और यूजिंग ब्लैक बोर्ड फॉर डिफरेंट वर्ड्स, अलग ब्लैक पेन लिखा होगा यहाँ पर, डिफरेंट वर्ड्स के लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। मोटिवेटिंग पीपल्स टू फाइंड देयर ओन मिस्टेक्स, अगर ये मिस्टेक्स आप नहीं करते हैं तो मदद होती है अच्छे से लिखने में, लेखन के लिए ये सब इम्प्रूवमेंट का काम करते हैं। प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ बैड हैंड राइटिंग। आप बहुत सारे लोगों को रिकॉल कर लेंगे आप ये क्वेश्चंस को, बाकी मैं बता देता हूँ कि गलत हैंड राइटिंग या फिर ख़राब हैंड राइटिंग के क्या क्या कारण हैं। हम बहुत छोटी स्टेजेस से ही पेन का इस्तेमाल चालू कर देते हैं। हमारे जो पेपर होता है या फिर नोटबुक होती है उसकी गलत पोजीशन होती है, हो सकता है कि वो उबड़ खाबड़ जगह पर रखा हो जिससे लिखने में दिक्कत हो। हमारे हाथ की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है। पेंसिल या पेन में जो हमारी उंगलियां हैं वो हम निब और पॉइंट के काफ़ी पास में ले आते हैं। इंक और पेपर की क्वालिटी ख़राब होना, लिखने वाले का जो सिटिंग पोस्चर है, बैठने का तरीका है वो गलत होना, हैंड राइटिंग, पुअर हैंड राइटिंग ऑफ द टीचर, हो सकता है शिक्षक की हैंड राइटिंग गलत रही हो तो आपको लिखने में दिक्कत अब आने लगी क्योंकि आपने उसको वैसे ही कॉपी किया था। आपके शरीर में कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या आपने लिखने की कम प्रैक्टिस की हो, या फिर आपका जो हैंड है वो सही से मूव नहीं कर पाता हो। ये सब कारण हैं बैड हैंड राइटिंग के लिए। अब इसके अगेंस्ट में पूछा जाता है कि गुड हैंड राइटिंग की क्या क्या क्वालिटी होती हैं। आप लिख सकते हैं राइटिंग शुड बी लेजिबल, राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आँखों को सुंदर लगनी चाहिए, सुंदर, सिंपल, बोल्ड और क्लियर स्क्रिप्ट होनी चाहिए, शब्दों में, वर्णों में समानता होनी चाहिए, बड़े छोटे ना हों। इस तरीके से आप इनको अपने बिहाफ में लिख लेना। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में इंग्लिश की आवश्यकता क्यों है। एक अच्छा एजुकेशन लेवल के लिए ज़रूरी है, प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि बिना इंग्लिश के कुछ नहीं होता। साइंस की फील्ड में जाना हो, कोई भी फील्ड हो, ऑल ओवर इन वर्ल्ड इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन डिफ़िकल्टीज टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश को सीखने या सिखाने में कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। लेक ऑफ प्रॉपर एम, हमें उद्देश्य पता नहीं होता कि हमें इंग्लिश सीखनी क्यों है, इसलिए हमें सीखने और सिखाने में दिक्कतें होती हैं। नो एग्रीड पॉलिसी, इसके लिए किसी भी स्टेट ने या गवर्नमेंट ने जो है कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। एक विकल्प के रूप में इंग्लिश को हमेशा से देखा जाता है। साथ ही जो अच्छे और टैलेंटेड टीचर्स होते हैं वो इंग्लिश में नहीं होते हैं। कई इंग्लिश टीचर ऐसे होते हैं जिन्हें खुद को इंग्लिश नहीं आती, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। लीक ऑफ मेथड, दूसरी चीज़ है कि इंग्लिश को सिखाने की जो विधियाँ हैं वो टीचर्स को आती ही नहीं है, वो वही अपने एक टोन में पढ़ाने लगते हैं जिस तरीके से उन्हें पढ़ा होता है। इसके अलावा कुछ डेवलप या फिर इम्प्रूव्ड टेक्स्ट बुक नहीं होती हैं जिनकी सहायता से हम अच्छा इंग्लिश का अध्ययन करें। हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी डिफेक्टेड है, एवेल्यूएशन प्रोसेस गलत है, डिफेक्टिव है, ऑडियो विजुअल एड्स की कमी है, यानी प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते कई बार हम नहीं अगर हमें अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ समझाया जाए ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से तो हो सकता है समझ में आए। क्राउडेड क्लासेस, बहुत ज़्यादा आवाज़, नॉइज़ वगैरह होती हैं क्लासेस में तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते बच्चे सीखने में। अनप्रोडक्टिव सुपरविजन, इंग्लिश को सीखने और सिखाने में दिक्कतें पैदा करने के लिए। पूछा गया है कि रेडियो का इंग्लिश सीखने में क्या रोल है। तो देखिए, ये एक वेरी क्लियर और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन दे सकता है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में। रेडियो के माध्यम से हम कुछ ऐसे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स देख सकते हैं जो हमें ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट को क्लियर करने और वोकेबलरी को इम्प्रूव करने, फंक्शन को समझने में मदद कर सकता है। मीडियम के तौर पे रेडियो बहुत अच्छा ऑडिबल या ऑडियो मटेरियल है, आप अपने शब्दों में इसको बना लीजिएगा। तो स्किमिंग और स्कैमिंग प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में बता दिया था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब आप
कंप्लीट एंड डिटेल्ड ओवरव्यू किसी सब्जेक्ट का या मटेरियल का करते हैं तो वो स्किमिंग कहलाता है। लेकिन जब आप उसमें कुछ ढूंढते हैं तो वो स्कैनिंग कहलाता है। जैसे आप अपने फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी का नंबर देख रहे हो पर्टिकुलर या इंडिविजुअल का, तो वो स्कैनिंग कहलाता है। लेकिन आप उसका डिटेल्ड और ओवरव्यू ले रहे हैं तो वो स्किमिंग कहलाती है। तो व्यूअर्स, रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ड्रॉप करते हुए ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।